नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर पेंशन से रिलेटेड कुछ अपडेट दी थी आपको। ठीक है, ये वीडियो था। इस वीडियो में एक सर का मुझे कमेंट आया था और कमेंट में उन्होंने पूछा था कि मैं जानना चाहता हूं कि हम पेंशन भोगियों को दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी नई दिल्ली के द्वारा पेंशन मिल रही है। ठीक है, दूसरी पीआरसी में नियम 4:37 के अनुसार 37 के अनुसार डीओटी द्वारा पेंशन संशोधन किया गया था और हमें बकाया राशि भी इसकी मिल गई है। ठीक है, फिर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? ठीक है, इस बात पर इसका जवाब मांगा था मुझे, तो मैं कमेंट में नहीं दे पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझूं और वीडियो बनाकर बताऊं कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है इनको, है ना। अब इनको सब कुछ मिल गया है यहाँ पर 4:37 के अनुसार यहाँ पर डीओटी द्वारा पेंशन भी मिल गया है और उसके साथ उनको इनकी एरिया जो बकाया राशि वो भी मिल गई। ठीक है, अब उनको चिंता किस बात की करनी चाहिए? ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है आज का वीडियो कि भैया डोट द्वारा पेंशनर्स को यहाँ पर पेंशन मिल गई है, बकाया राशि मिल गई है, तो फिर भी चिंता क्यों करनी चाहिए? ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, ये जो खबर है, ये अपडेट है, इस अपडेट को मैं 4 पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा। 4 पॉइंट से ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बीएसएनएल पेंशनर्स को यहाँ पर चिंता क्यों करनी चाहिए जबकि उनको पेंशन भी मिल गई और बकाया भी मिल गया। ठीक है, तो देखिए 4 पॉइंट यहाँ पर मैं बताने वाला हूं। पहला पॉइंट यहाँ पर है नेक्स्ट पे रिविजन जो मिलने वाला है। नेक्स्ट पे रिविजन जैसे कि थर्ड पीआरसी आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट पे रिवीजन के बारे में और पेंडिंग का इश्यू क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। उसके बाद जो 78.2% फिटमेंट इश्यू है बहुत पुराना, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा है पेंशन कटौती और रिकवरी का डर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा है प्रशासनिक और डिजिटल सिस्टम का पालन क्यों करना चाहिए। तो इन चारों पॉइंट से क्लियर हो जाएगा कि डोट पेंशनर्स को सब कुछ मिल गया उभरे, फिर माथापच्ची क्यों। ठीक है, तो चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझते हैं हम। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, जब पैसे मिल गए तो माथापच्ची क्यों? ठीक है, जवाब यह है कि पेंशन की जो दुनिया है वो जटिल और सतत ऑनगोइंग होती है। एक संशोधन का समस्या हल हो जाता है लेकिन अगली का दरवाजा फिर से खोल देता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पे रिवीजन है, जैसे कि नेक्स्ट पे रिवीजन और पेंडिंग का इश्यू है, पहला पॉइंट है हमारा, उसको बताता हूं। आपको सेकंड पीआरसी का लाभ मिल गया है। ठीक है, लेकिन अब थर्ड पीआरसी या अन्य आगामी संशोधन के लिए सालों इंतजार करना पड़ सकता है। यह विलंब आपकी वर्तमान पेंशन की क्रय परचेसिंग पावर को खा जाता है। जो पेंडिंग है, जैसे कि आपने सेकंड पीआरसी तो आपने ले ली, लेकिन इसके बाद थर्ड पीआरसी का इंतजार करते करते कितना टाइम हो गया? आपने 2017 में ये लागू करना था। ठीक है, कर्मचारियों ने मांग की थी कि 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होनी चाहिए। उसके बाद से 8 से 9 साल हो गए लेकिन अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई। तो ये एक हिसाब से चिंता का विषय है ना। मतलब जो मुझसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने बताया था कि हमको सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय क्यों है? तो ये चिंता है एक बात की हमारी। ठीक है, आपको दूसरे वेतन समिति यानी कि पीआरसी के नियम के तहत 4.37 के तहत संशोधित पेंशन और उसका बकाया मिल गया है। यह एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन चिंता यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग यानी कि पे कमीशन या फिर पीआरसी आता है। ठीक है, आपके सेवानिवृत्ति होने के बाद भी आपकी पेंशन महंगाई भत्ते यानी कि डियरनेस लीव डीआर और अगले पीआरसी के आधार पर संशोधित रिवाइज होती रहनी चाहिए। अब डोट का इश्यू भी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल, बीएसएनएल हो या एमटीएनएल हो, अवशोषित हुए जितने भी पेंशन भोगी है या फिर बीएसएनएल से हो या फिर एमटीएनएल से हो, ठीक है, ये संशोधन अक्सर केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि सीडीए स्केल के बजाय पीएसयू आईडीए स्केल पैटर्न पर होते हैं। ठीक है, इन आईडीए पेंशन संशोधन को मंजूरी मिलने और लागू होने में अत्यंत अधिक बहुत ज्यादा पेंडिंग होता है और या फिर सालों का समय भी लग सकता है। ठीक है, लास्ट में इसका परिणाम यह होता है कि जब तक अगला संशोधन लागू होता है तब तक आपकी निश्चित पेंशन की कीमत महंगाई के कारण काफी ज्यादा गिर चुकी होती है और आपको बकाया एरियर मिलता है, लेकिन वह सालों की घटी हुई क्रय शक्ति की भरपाई पूरी तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए एक संशोधन पूरा होने पर भी अगला विलंब एक सतत चिंता बना रहता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट आता है 78.2% फिटमेंट इश्यू क्या है। ठीक है, वो देख लेते हैं। भले ही आपका व्यक्तिगत कागजात
सही हो, लेकिन पूरे समूह के लिए लागू होने वाले जटिल नियमों में अक्सर गलतियां और अंतर छूट ही जाते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और डॉट पेंशनरों के लिए पेंशन संशोधन की गणना अत्यंत जटिल है, क्योंकि इसमें आईडीए और सीडीए और फिर वापस आईडीए या अन्य फिटमेंट के नियमों का मिश्रण शामिल होता है। डॉट वाले कर्मचारी है जो कि पहले डॉट में थे, अब बीएसएनएल में आ गए हैं, तो उनको डॉट का जो मूल उनकी जगह थी पहले डॉट में ही थी, ठीक है, इसलिए उनके लिए ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब सबसे बड़ा विवाद देख लीजिए 78.2%। एग्जाम्पल के लिए 2007 से पहले जो रिटायरमेंट हुए कुछ कर्मचारियों की पेंशन के लिए 78.2% फिटमेंट की मांग एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, इस नियम में मामूली अंतर के कारण भी दो अलग अलग पेंशन भोगी की अंतिम राशि में हजारों का अंतर आ सकता है। भले ही नियम 4:4:37 लागू हो गया हो, अक्सर नई विसंगतियां पैदा हो जाती है। 2007 बनाम पोस्ट 2007 के सेवानिवृत्त लोगों के बीच अंतर, विभिन्न कार्यकारी ग्रेडों के बीच अंतर, पेंशन गणना में अंतर और नेशनल इंक्रीमेंट की जो कैलकुलेशन है उसमें भी चूक हो सकती है। ठीक है, अब चिंता किस लिए रहते हैं? पेंशन भोगी चिंतित रहते हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि उनके पड़ोसी सहकर्मियों को उनसे अधिक पेंशन मिल सकती है, केवल इसलिए क्योंकि गणना में एक मामूली पैरामीटर छूट गया है। ठीक है, पैरामीटर छूट गया है, इसलिए संशोधन के बाद भी पूरी तरह से कैलकुलेशन सुनिश्चित करने की चिंता बनी रहती है। ठीक है, 78.2% का जो फिटमेंट का जो इशू था वो कुछ इस तरीके का था कि आपसे चूक हुई है, आगे जो भी संशोधन हुआ उसमें चूक हुई है, उससे क्या है कि आपको जो पेंशन मिल रही है या तो आपके किसी और पेंशनर्स को उनसे ज्यादा आपसे ज्यादा मिल रही है। ठीक है, पेंशन, तो वो सिर्फ ये त्रुटि के कारण हो रहा है। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है पेंशन कटौती और रिकवरी का डर क्यों है। ठीक है, सरकारी विभाग गलती से आपको ज्यादा पैसे दे सकता है और सालों बाद उस अतिरिक्त भुगतान को ब्याज सहित वापस मांग सकता है। कैसे? देखिए, पेंशन की गणनाएं मनुष्य द्वारा की जाती है, ये आपको पता है, और वे लोकप्रिय त्रुटि यानी कि क्लियरिकल एरर्स के अधीन होती है। यह संभव है कि आपके संशोधन नियम यानी कि जो कि 4:37 है के तहत आपको जितनी पेंशन मिलनी चाहिए उससे थोड़ी ज्यादा या फिर थोड़ी कम बकाया राशि मिल गई हो। अब यहाँ पर कटौती का खतरा भी है। पहले सरकारी विभाग को कई सालों तक इस गलती का पता चलने पर पेंशन में कटौती शुरू कर देते थे। ठीक है, अब ये गलती हो गई है तो वो पेंशन में से आपकी पेंशन जो आती है उसमें से कटौती कर लेते हैं और पिछले सालों में दिए गए अतिरिक्त पैसे की वसूली का नोटिस भेज देते हैं। यह रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका होता है कि भैया आपको आपके अकाउंट में पेंशन के रूप में कुछ ज्यादा पैसे डाल दिए। ठीक है, वो हुआ इसलिए क्योंकि संशोधन में कुछ त्रुटि हुई थी। ठीक है, अब आपके अकाउंट में तो ज्यादा पैसे आ गए, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपके अकाउंट में चले गए हैं उसको वापस लेने के या तो कुछ नोटिस भेज देंगे या फिर आपकी पेंशन को कम कर देंगे, कुछ ना कुछ तो वो करते रहते हैं, तो इससे में दिक्कत आप ही को होगी। ठीक है, अब फिर भी नई राहत है, फिर भी चिंता। हाल ही में सरकार ने पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी है। यदि 2 साल से अधिक समय बाद लोकप्रिय त्रुटि पाई जाती है तो पेंशन में कटौती या वसूली करने से पहले विभाग को उच्च स्तरीय समिति लेनी होगी। ठीक है, तो एक तरीके से वारंट बोल सकते हैं कि आप पर हाथ रखने के पहले उनको वारंट चाहिए। ठीक है, कि कभी ऐसी कोई त्रुटि हो गई है जिससे आपके खाते में ज्यादा पेंशन आ रही है, तो ऐसे में क्या है, उनको अगर पता चल जाता है कि यार इसके खाते में ज्यादा पैसे जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट आप पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। ठीक है, उनको पहले अनुमति लेनी होगी या फिर ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सरकार ने स्कीम बना दी है। अब यह नया नियम एक सुरक्षा कवच है, लेकिन संभावना को समाप्त नहीं करता है कि उनकी पेंशन में गलती हो सकती है। कोई भी पेंशन भोगी नहीं चाहता कि सालों बाद जब वे अपनी पेंशन पूरी तरह पेंशन पर निर्भर हो तब अचानक से उन्हें एक बड़ी वसूली का नोटिस आ जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार काफी टाइम से आप पेंशन पर ही जी रहे हो, सारा अपना जीवन यापन पेंशन पर कर रहे हो, और ऐसे में कोई नोटिस आ जाता है कि यार आप पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया है या फिर आपकी पेंशन ज्यादा आ रही थी तो आपने हमें बताया नहीं, कुछ भी ऐसा नोटिस आ जाता है तो आपको तो झटका लगेगा ना। तो कुछ ऐसा है, पॉइंट के माध्यम से ये कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है प्रशासनिक और डिजिटल सिस्टम का अनुपालन, मतलब पालन करना। ठीक है, इसमें क्या समझाया गया है, इसमें क्या बताया है वो देख लेते हैं। आपको बस पेंशन मिलती रहे इसके लिए आप हर साल डिजिटल सिस्टम का पालन करना होता है और बदलते नियमों के साथ तालमेल बिठाना होता है, जैसे कि अपन और डिजिटल प्लेटफॉर्म।
डॉट ने अपनी पेंशन प्रणाली को संपन्न जैसे कि SAMPANN जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर दिया है। यह पारदर्शिता के लिए एक अच्छा है, ठीक है, लेकिन यह वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए एक तकनीकी चुनौती को पेश करता है। देखिए जो बहुत ही पुराने पेंशनर्स हैं उनको नई नई जो टेक्निकल चीज़ें आ रही है या फिर ऑनलाइन चीज़ें आ रही है जो पेंशन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। हर एक चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रहा है ज़माना, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। अब लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन को जारी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। भले ही संशोधन हो चुका हो, यदि पेंशन भोगी समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन तुरंत रोक दी जाती है, ठीक है। अब ये जरूरी भी है। साइबर धोखाधड़ी भी एक बड़ी चिंता है, जहां जालसाज लाइफ सर्टिफिकेट या PPO नंबर अपडेट करने के बहाने पेंशन भोगियों की जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको बकाया मिल गया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेंशन भोगियों की चिंता सिर्फ बीते हुए कल के बकाया के बारे में नहीं होती, बल्कि आने वाले कल की स्थिति के बारे में भी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको इस जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि चिंताएं किस बात की, हमको चिंता क्यों करनी चाहिए, जबकि आपको सब पेंशन वगैरह मिल गई है, उसका एरियर मिल गया है, तो आपकी जो फिक्र है वो खत्म नहीं होती है यहीं पर, क्योंकि आपको जो मिला है वो सेकंड PRC के तहत मिला। अभी जो चल रहा है वो सेकंड PRC चल रहा है, क्योंकि थर्ड PRC तो आया नहीं, तो सेकंड PRC चल रहा है, ठीक है। तो अभी चिंता इस बात की है कि अभी थर्ड PRC नहीं आया। जो थर्ड PRC की जो पेंडिंग का इंतजार कर रहे हैं BSNL कर्मचारी, वो एक तरह की चिंता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में जानकारी में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।